व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल संपूर्ण अध्ययन। इस न्यू वीडियो सीरीज ऑफ करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। और इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है। वो पहला वीडियो था करंट अफेयर्स पे हमारा, जो कि 1 दिसंबर से लेकर 3 दिसंबर था। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो 4 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर करंट अफेयर्स पे है, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ करंट अफेयर्स हैं जो कि आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल के पेज को भी विज़िट कीजिए, प्लेलिस्ट को विज़िट कीजिए डिफरेंट टेक्निकल और नॉन टेक्निकल टॉपिक्स के लिए। तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे जितने भी लेटेस्ट वीडियोस हम ले आ रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आगे बढ़ते हैं करंट अफेयर्स की इस सीरीज़ में। तो पहली ये न्यूज़ है हमारी कि पीएम मोदी ने ऑल पार्टी मीटिंग को कॉल किया था 4 दिसंबर 2020 को, जिसमें कि तमाम डिफरेंट हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे या डिफरेंट लोकसभा मेंबर या राज्यसभा मेंबर्स थे, उनको वर्चुअली मीटिंग पे कॉल किया गया था, जिसपे प्रधानमंत्री ने कोविड-19 पैंडेमिक से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट्स थे वो उसके अपडेट्स उनको शेयर किए और उन्हें बताया कि हमारे देश में जो कोविड-19 से रिलेटेड वैक्सीन का डेवलपमेंट है वो किस स्टेज तक है, क्या ट्रायल रन्स की स्टेटस हैं और कितनी जल्दी ही हमें इस वैक्सीन की उपलब्धि होगी, जो कि आम जनता के लिए उपलब्ध हो सकेगी कोविड-19 की रोकथाम के लिए। इस दौरान प्रधानमंत्री जी ने एक जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये भी किया कि एक कोविन नाम का सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जाएगा, जो कि तेलंगाना और राजस्थान में पहले जिसका ड्राई रन होगा। एक्चुअली कोविन एक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क है। कोविन नाम से आप समझ सकते हैं कोविड-19 वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क सॉफ्टवेयर है, जिसमें वैक्सीन के रख-रखाव और इसके स्टॉक और उसके लगने के शेड्यूल वगैरह की जानकारी यूज़र्स को प्रोवाइड की जाएगी और सरकार भी इस तरीके से डेटा को कलेक्ट कर पाएगी कि कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, कितने लोगों को लगनी है और क्या इसका स्टॉक है, और डिफरेंट जानकारियाँ इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से मिल पाएंगी। तो एक ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट था। आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है और ये इंडियन नेवी डे यानी भारतीय नौसेना दिवस जो मनाया जाता है, वो इंडो पाकिस्तान जो वॉर हुआ था 1971 उसकी विजय के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उस वार के दौरान हमारी इंडियन नेवी ने बहादुरी दिखाते हुए पाकिस्तान के कई बड़े युद्धपोतों को डुबो दिया था, और उसमें जिसमें पीएनएस खैबर भी शामिल था। तो उस तरीके की एक विजय और दूसरी जो हमारे बहादुर नौसैनिकों की ने अपने बलिदान दिए, उनकी शहादत को ध्यान में रखते हुए इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। इस बार की थीम जो थी इंडियन नेवी डे की 4 दिसंबर 2020 को, वो इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल एंड कोहेसिव थी। और इस दौरान तमाम तरीके के आयोजन किए जाते हैं इंडियन नेवी डे के से लगे हुए सप्ताह के साथ, जिसमें स्विमिंग कंपटीशन है, क्विज कंपटीशन है, युद्धपोतों को ओपन कर दिया जाता है स्कूल के बच्चों के लिए, विजिटर्स के लिए, और तमाम तरीके के अदर नेवल सिम्फोनिक ऑर्केस्ट्रास वगैरह भी प्ले किए जाते हैं और इसे सेलिब्रेट किया जाता है। जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो है कि इस बार जो आरबीआई है उसने बाई मंथली मॉनेटरी मीट में रेपो रेट को चेंज ना करने का फैसला रखा है, जो कि अभी रेपो रेट 4% और रिवर्स रेट 3.3% है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो मिलता है वो फिक्स डिपॉजिट होल्डर्स या किसी भी तरीके के पॉलिसी होल्डर्स को मिलता है, क्योंकि इस केस में इस तरीके के इन्वेस्टर्स के जो भी इंटरेस्ट रेट है उस पे कोई भी डिडक्शन नहीं होता। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग है कि इस बार आरबीआई ने रेपो रेट और रिवर्स रेट को अभी घटाने से मना कर दिया है और ये आगे कंटिन्यू रहेगा। रिवर्स रेपो रेट या रेपो रेट के बारे में जानकारी हम फिर कभी किसी वीडियो में डिटेल में देंगे। आगे बढ़ते हैं। तो 4 दिसंबर हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंद्र कुमार गुजराल जी रह चुके हैं, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में भी मनाया जाता है। और ये हमारे 12th प्राइम मिनिस्टर रहे थे अप्रैल 1997 से लेकर मार्च 1998 तक। इनका कार्यकाल 1 साल से कम था, लेकिन ये काफ़ी फेमस रहे हैं अपनी तमाम पूरे जो लंबा करियर रहा है पॉलिटिकल करियर, उसकी वजह से। इन्होंने स्टार्टिंग में ये एक्चुअली नेशनलिस्ट आइडियाज़ से इन्फ्लुएंस थे
और इन्होंने ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनलिस्ट आइडियाज़ को फॉलो किया और बाद में ये क्विट इंडिया मूवमेंट से भी जुड़े, जिसमें ये जेल भी गए। फिर इन्होंने लेटर ऑन स्टेज पे इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1964 में ज्वाइन किया और उसी पार्टी से इन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा में भी हुए। और इसके बाद इनको इमरजेंसी जो कि इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल का एक रहा है कार्यकाल, और उस दौरान ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग पे भी रहे। 1976 में इनको एम्बेसडर ऑफ इंडिया सोवियत यूनियन भी होने का मौका मिला। 1996 में देवगौड़ा गवर्नमेंट में ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी रहे, जब इन्होंने गुजराल डॉक्ट्राइन भी प्रपोज किया। और इसके साथ ही ये 12th प्राइम मिनिस्टर रहे, जिनका कार्यकाल 1 साल से कम रहा। इन्होंने 1998 में सभी प्रकार के राजनीतिक पदों से रिटायरमेंट ले लिया और इनकी मृत्यु 30 नवंबर 2012 को 92 साल की उम्र में लंग इन्फेक्शन की वजह से हुई थी। ये सारी बातें याद रखना बहुत ज़रूरी हैं, जो कि हमारे श्री फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर रहे लेट श्री इंद्र कुमार गुजराल जी के विषय में है। इनसे जुड़ा हुआ इनकी याद में इनके बर्थ एनिवर्सरी पे हमारे देश के मौजूदा जो उपराष्ट्रपति हैं श्री वेंकैया नायडू जी ने एक पोस्टर स्टैम्प भी उनके ऑनर में इनॉग्रेट किया और इनके तमाम राजनीतिक कार्यकाल का उन्होंने काफ़ी अभिनंदन किया और काफ़ी उनके विषय में जानकारियाँ भी बताई। अभी प्रेजेंट टाइम में इनके जो बेटे हैं श्री इंद्र कुमार गुजराल जी के और नरेश गुजराल जो इनके बेटे हैं वो राज्यसभा से मेंबर हैं। अब अगली न्यूज़ में अगर हम देखें तो रंजीत सिंह दिसाले जो कि जिन्होंने फर्स्ट इंडियन ग्लोबल टीचर प्राइज़ विनर बने हैं, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट स्कूल टीचर है कत्रीवाड़ी से। इन्होंने $1 मिलियन का प्राइज़ जीता है, जो कि लगभग 7.4 करोड़ है। इन्होंने ये इनाम जीतते ही ये घोषणा की कि ये इस इनाम की जो राशि है वो अपने फाइनलिस्ट के साथ भी शेयर करेंगे, जो कि एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट था किसी भी प्राइज़ विनर की तरफ से। और ऐसा इनाम इनको इनके एक बहुत ही उच्च स्तर के कार्य जो कि इन्होंने गांव और पिछड़े इलाकों की बच्चियों के एजुकेशन से रिलेटेड किया, उसके लिए मिला। और इन्होंने 3 एज मैरिजेस को भी के खिलाफ भी काम किया, उसमें कंट्रीब्यूशन किया। उसके अलावा इन्होंने एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट जो QR कोड का NCERT बुक्स से में लाने का एक जो प्रस्ताव रखा और उस पर भी काफ़ी कार्य किया। उसके कारण इन्हें ग्लोबल टीचर प्राइज़ से सम्मान से उपाधि दी गई। और अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन रिजल्ट, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया अपने प्रीवियस वीडियो में। उस रिजल्ट इस इलेक्शन के जो रिजल्ट में हमने ये देखा कि TRS जो कि रूलिंग पार्टी है वो सबसे बड़ी विनिंग नंबर ऑफ सीट्स लेके बनी है पार्टी, लेकिन पिछले साल की अपेक्षा उसे काफ़ी सीट्स पे नुकसान भी हुआ है। पिछले बार जब उन्होंने ये इलेक्शन किया था ग्रेट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन, तो उन्हें 99 सीट्स थी, जबकि इस बार उन्होंने 55 सीट जीती। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होने का अचीवमेंट प्राप्त किया है और इस बार उनकी सीट्स 48 सीट्स आई हैं। AIMIM जो असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी है, उन्होंने केवल 51 कॉन्स्टिट्यूंसीज पे इलेक्शंस लड़े थे इस म्यूनसिपल इलेक्शन में, और ये थर्ड लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी है। अगली जो न्यूज़ है वो ये है कि नितिन गडकरी जी ने 15 नेशनल हाईवेज प्रोजेक्ट जो कि लगभग 4127 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं, उसे नागालैंड और नॉर्थ ईस्ट के कई इलाकों में इनॉग्रेट किया है। इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के पीछे मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज़ का एक बहुत बड़ा सोच ये है कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ हैं उनको देश के बाकी हिस्सों से कैसे कितनी जल्दी और कितनी सुविधा से जोड़ा जाए, जिससे तमाम तरीके की ट्रेड और व्यापार रिलेटेड या इकोनॉमिक रिलेटेड एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाया जा सके। इस मौके पे चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड जो कि नेपियर रियू हैं और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज VK सिंह भी मौजूद थे। इस प्रोजेक्ट की लंबाई लगभग 266 किलोमीटर है और ये नागालैंड और नॉर्थ ईस्ट के तमाम हिस्सों से होकर गुजरेगा और इसमें लगभग 14 से 15 नेशनल हाईवेज के प्रपोजल्स हैं।
अगली न्यूज़ जो है वो 4 दिसंबर को ही हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट आर वेंकट रमन हैं उनकी एनिवर्सरी मनाई जाती है, बर्थ एनिवर्सरी। इनका जन्म जो हुआ था 4 दिसंबर 1910 को राजा मदम विलेज तंजौर डिस्ट्रिक्ट में, जब मद्रास प्रेसिडेंसी होती थी तब उसमें हुआ था। ये एक इंडियन लॉयर, इंडियन स्वतंत्रता संग्रामी और राजनयिक रह चुके हैं। ये हमारे भारत के 8वें राष्ट्रपति भी रहे हैं। इनको अपने पॉलिटिकल करियर के दौरान मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होने का भी उपलब्धि प्राप्त हुई थी। और ये एक्चुअली लोकसभा 4 बार जीत कर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। 1984 में ये 7वें उपराष्ट्रपति की तरह भारत के निर्धारित हुए थे। और 1987 में आगे चल के इन्हें 8वें राष्ट्रपति होने का भी गौरव प्राप्त हुआ और इनका कार्यकाल 1987 से लेकर 1992 तक रहा। इनकी मृत्यु 27 जनवरी 2009 को हुई। अगली जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स वो यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने IIT 2020 ग्लोबल समिट, जो कि पैन IIT USA से भी जाना जाता है, वो उसे संबोधित किया और 4 दिसंबर 2020 को। और इस बार इस पैन IIT USA का जो थीम था वो था द फ्यूचर इज़ नाउ। और इस पर्टिकुलर समिट में तमाम तरीके के ग्लोबल इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, हेल्थ, हैबिटेट कंजर्वेशन और यूनिवर्सल एजुकेशन से रिलेटेड मुद्दे पर विचार विमर्श हुआ। पैन IIT USA एक्चुअली एक 20 साल पुराना ऑर्गेनाइजेशन है जो कि IIT से पास आउट जो एलुमनाइज हैं उनके द्वारा क्रिएट किया गया है। इस पर्टिकुलर समिट में डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, लाइक जो कि टेक्निकल प्लेटफॉर्म है, इंडस्ट्रियल प्लेटफॉर्म है, एजुकेशनल, एकेडमिया और गवर्नमेंट से रिलेटेड प्लेटफॉर्म से तमाम जो जानकार और एक्सपर्ट लोगों हैं उनसे विचार विमर्श और विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। अगली जो इम्पोर्टेंट खबर वो ये है कि 6 दिसंबर को जो हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को है उनका महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है, यानी कि उनकी जयंती मनाई जाती है। एक्चुअली 14 अप्रैल 1991 में इनका जन्म हुआ था, बाबा साहेब अम्बेडकर जी का। और ये एक दलित इंटेलेक्चुअल और इंडियन स्कॉलर, एक न्यायवादी, एक पॉलिटिशियन, एक समाज सेवी और एक अर्थवादी के रूप में भी जाने जाते हैं। इनको पहला फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ लॉ और जस्टिस होने का भी उपलब्धि प्राप्त रही, और जो कि इंडिया के आज़ादी के बाद पहले हमारे मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस रहे। और यही हमारे में जो संविधान निर्माता के रूप में भी जाने जाते हैं, जिन्होंने हमारे संविधान के ड्राफ्टिंग और उसके कंप्लीशन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया, ये तो सभी को मालूम है। और 1935 में एक्चुअली ये अपॉइंटेड हुए थे प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में बॉम्बे में भी, जहाँ ये 2 साल रहे। और गवर्निंग बॉडी ऑफ के सॉरी ये चेयरमैन भी रहे गवर्निंग बॉडी ऑफ रामजस कॉलेज, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलिएटेड है, जो कि जिसके फाउंडर श्री राय केदारनाथ थे। उनके मृत्यु के बाद ये वहाँ के चेयरमैन भी रहे। 1990 में इनको मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 6 दिसंबर 1956 में दिल्ली में हुई थी। अगली जो इम्पोर्टेंट थिंग है ध्यान देने वाली वो है कि पीएम मोदी जी ने आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट को 7 दिसंबर को इनॉग्रेट किया। ये आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट जो है वो एक्चुअली एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि आगरा के तमाम टूरिस्ट अट्रैक्शंस को रेलवे और बस स्टैंड से भी जोड़ता है। इसकी लंबाई 29.4 किलोमीटर होगी। इस लक्ष्य पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हरदीप सिंह पुरी और उत्तर प्रदेश के CM श्री योगी आदित्यनाथ जी भी प्रेजेंट थे। अगली जो इम्पोर्टेंट थिंग है कि 7 दिसंबर जो डेट है वो आर्म फोर्स फ्लैग डे यानी कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस हमारे एक्चुअली उन सैनिकों और वीर जवानों पे हैं जो हमारे बॉर्डर पे हमारी देश की सुरक्षा और हमारे देश की सीमा की सुरक्षा करते समय शहीद हुए और तमाम तरीके की सुरक्षा सेवाएं देते हुए शहीद हुए। उनकी याद में, उनकी बहादुरी में और उनकी हौसला अफजाई में हम ये एक सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं
वो मनाती है। इस बार डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी ने पूरे दिसंबर माह 2020 के जो पूरा दिसंबर माह है उसको प्राउड मंथ की तरह घोषित किया है, यानी गर्म माह के रूप में हम मनाएंगे, चाहे वो सेंट्रल, स्टेट या यूनियन टेरिटरीज की जितनी भी हमारे सरकारें या आर्म फोर्सेस हैं वो इसको इस तरीके से गर्व माह के रूप में मनाएंगी। इस पर्टिकुलर आर्म फोर्स फ्लैग डे में हम सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखते हैं कि जो कि हमारे शहीद हैं उनके परिवारों का उत्थान कैसे हो, उनका संवर्धन कैसे हो, उन्हें आगे कैसे बढ़ाया जाए और आगे चल के उन्हें और कैसे फाइनेंशियली हेल्प पहुंचाई जाए और हम अपने शहीदों का सम्मान कैसे कर सकें। अगली जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो कैंसर जेनोम एटलस 2020 कॉन्फ्रेंस जो हमारी हेल्ड हुई वो 8 दिसंबर 2020 को हुई। इस को वर्चुअली इनाग्रेट किया मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने, और ये सेकंड द TCGA दैट इज़ द कैंसर जीनोम एटलस 2020 कॉन्फ्रेंस थी न्यू दिल्ली में। इस कॉन्फ्रेंस का बेसिक मकसद होता है तमाम ग्लोब से अक्रॉस, यानी ग्लोबली सारे जो हमारे साइंटिस्ट हैं और क्लिनिकल एक्सपर्ट्स हैं कैंसर से रिलेटेड, उनको इंडियन कैंसर जीनोम एटलस से जोड़ना, उनसे विचार विमर्श करना, एक प्रकार का डेटा कलेक्शन करना जो कि मॉलिकुलर प्रोफाइल ऑफ ऑल कैंसर प्रिविलेंट इन इंडिया पॉपुलेशन है। दैट मीन्स जो हमारे मॉलिकुलर प्रोफाइल हों जो कि कैंसर प्रिवेंशन से रिलेटेड हमें जानकारी प्रोवाइड कर सकें, वो ग्लोबली एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। एक्चुअली TGCA का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 2006 से स्टार्ट हुआ था, और ये एक जॉइंट एफर्ट है नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट और नेशनल ह्यूमन जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट का, जो कि दोनों ही पार्ट हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ US डिपार्टमेंट। तो इसमें एक्चुअली TGCA का मेन वर्क ये है कि ये जितने भी डिफरेंट टाइप के डेटास हैं वो कलेक्ट करती है, लाइक जियोनोमिक डेटा, एपिजियोनोमिक डेटा, ट्रांसक्रिप्टोमेटिक डेटा एंड प्रोटियोमिक डेटा, ये सारे डेटास को कलेक्ट करना और विचार विमर्श करना। अगला जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो ये है कि इस बार के नोबेल प्राइज़ विनर जो हैं वो हमारे हार्वे जे ऑल्टर रहे हैं। इन्हें फिजियोलॉजी और मेडिसिन के फील्ड में 2020 का नोबेल प्राइज़ विनर घोषित किया गया है। इनका जन्म 12 सितंबर 1935 को न्यूयॉर्क USA में हुआ था। प्राइज़ नोबेल प्राइज़ विनिंग के टाइम पे इनका एफिलिएशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ बेथेस्डा USA से है, और प्राइज़ का मोटिवेशन इनका जो रहा है बेसिकली इनकी डिस्कवरी जो हेपेटाइटिस C वायरस के संबंध में इन्होंने की है उससे रिलेटेड है। इन्हें तमाम तरीके के और भी प्राइज़ जैसे 2000 अल्बर्ट लास्कर अवार्ड भी मिला हुआ है। इनके सहयोगी जो रहे हैं माइकल हर्कटन, और उनको भी ब्लड स्क्रीनिंग और उसके ट्रांसफ्यूजन से एसोसिएशन से रिलेटेड जो कि हेपेटाइटिस से रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें भी कई तरीके के प्राइज़ मिले हैं। इन्हें द इंटरनेशनल सोसाइटी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न प्रेसिडेंशियल अवार्ड भी मिला हुआ है, और इनको तमाम तरीके के और भी प्राइजेस मिले हैं जो कि आप इस स्लाइड पे पढ़ सकते हैं। तो इस बार के नोबेल प्राइज़ जो इनका सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा है वो नोबेल प्राइज़ विनिंग रहा है। अगला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ग्लोबल क्लाइमेट समिट ऑन 12 दिसंबर 2020। ये एक्चुअली ग्लोबल क्लाइमेट समिट जो है वो हमारा UNFCCC दैट इज़ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का एक शेड्यूल है नवंबर 2021 में, और इस बार दिसंबर में भी इस पे चर्चा की गई है। UNFCCC का इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो रियो डी जेनेरियो में ब्राज़ील 1992 में हुआ था। ये एक तरीके की ट्रिटी है जो कि बेसिकली ग्रीन हाउस एमिशंस को कंट्रोल करने के लिए है, जिसमें 155 कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं ऑल अक्रॉस द ग्लोब। इंडिया इसमें 1993 से इन्वॉल्व है। इसकी पहली कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो स्टॉकहोम स्वीडन में 1972 में हुई थी। वहीं से पेरिस एग्रीमेंट की भी एक विधारणा रखी गई, और उसे बाद में चल के 2015 में भी एडॉप्ट किया गया। और इसके बाद इसका बेसिक जो पर्पस है ग्लोबल क्लाइमेट समिट का वो ये है कि UNFCCC के थ्रू तमाम तरीके के ऐसे फ्रेमवर्क्स डिसाइड करना जिसमें जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनसे सहायता लेकर डेवलपिंग कंट्रीज़ को प्रोवाइड करना और ग्रीन हाउस गैस एमिशन और ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना।
सो पेरिस एग्रीमेंट की जब हम बात करते हैं तो पेरिस एग्रीमेंट एक तरीके का बाइंडिंग लीगल बाइंडिंग है बिटवीन डिफरेंट पार्टीज, जिसमें जिसमें 196 पार्टीज यानी 196 कंट्रीज हैं, जिसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से भी हम समझ सकते हैं। इसका एक्चुअली एग्जिस्टेंस आया था 12 दिसंबर 2015 को, और ये 5 ईयरली इन्फोर्स्ड होता है और इसमें चीज़ें होती हैं। सो 12 दिसंबर 2015 को आने के बाद से ये इन फोर्स जो आया वो 4 नवंबर 2016 से लागू हुआ है। इसमें तमाम तरीके की एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ों पे विचार विमर्श किया जाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम इसका उद्देश्य जो ग्लोबल वार्मिंग जो 2 डिग्री सेल्सियस है उसको घटा के 1.5 डिग्री सेल्सियस पे ले आना है, और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कंट्रोल करना है। इसमें 5 ईयर साइकिल पर हर पार्टीज़ को डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पे विचार विमर्श करना होता है, और डेवलप कंट्रीज़ द्वारा डेवलपिंग कंट्रीज़ को सहायता प्रोवाइड करनी होती है, और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कंट्रोल करना होता है। ये दोनों चीज़ें ग्लोबल क्लाइमेट चेंज और ये जो हमारा पेरिस एग्रीमेंट है, ये दोनों क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पेरिस एग्रीमेंट के दौरान जो मीडिया ब्रीफिंग हमारे जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर जी ने, उन्होंने 11 दिसंबर 2020 को दिया। इसमें कई अच्छे फैक्ट्स निकल के आए हैं, जिसमें जो इन्होंने एड्रेस किया था मीटिंग को, उस मीटिंग में प्रकाश जावड़ेकर जी और प्रधानमंत्री मोदी जी भी उपस्थित थे। प्रकाश जावड़ेकर जी ने उस मीटिंग में बताया, पेरिस एग्रीमेंट के मीडिया ब्रीफिंग की मीटिंग में, कि जो हमारा इंडिया है वो 2.4% ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया कंट्रीब्यूट करता है, जिसमें 17% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रहती है। और सिंपली इतना होने के बावजूद भी, इतना डेंस एरिया होने के बावजूद भी, हम जो कैपेबल रहे हैं 8% ऑफ वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी और 24.56% ऑफ फॉरेस्ट हमने वर्ल्ड का प्रिजर्व करके रखा है, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की एक रिपोर्ट के अनुसार, क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2020 है, जिसमें ये घोषित किया गया है कि G20 कंट्रीज़ में इंडिया ही एक ऐसा देश है जो कि सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सो द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP ये कहता है कि इंडिया जो है उसका जो इमिशन ग्रो है वो 1.4% है 2019 का, जो कि कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज जिनका 3.3% है, बहुत कम है लास्ट कंप्लीट 1 डिकेड में। सो ये सारे डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनको आपको करंट अफेयर्स के उसमें ध्यान रखना चाहिए। और इसके साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल देखते रहिए, अपने कमेंट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस करिए बेल आइकॉन, सो दैट आपको आगे भी नए वीडियोस पे अपडेट्स मिलते रहें। आगे के जो हमारे करंट अफेयर्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में ले आ रहा हूँ बहुत जल्द। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड कीप गोइंग, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड press the bell icon. Thank you.